दोस्तों, आज के जनता दरबार में हम बाय बाय 2020 और वेलकम 2021 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सन 2020 जा रहा है और 2021 की आमद है। इसलिए आइए सन 2020 की सियासी काउंटडाउन पर एक नजर डालें। 2019 और 2020 में एक समानता यह है कि पिछला साल झारखंड में बीजेपी की करारी हार पर खत्म हुआ था और वहां पर सत्ताधारी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी हार गया था। और 2020 की आखिरी म्युनिसिपल इलेक्शन में हरियाणा के अंदर बीजेपी को वैसी ही करारी हार मिली है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बार बार की हार के बावजूद बीजेपी वाले हिम्मत नहीं हारते। बीजेपी का मूल मंत्र ये है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। गोदी मीडिया का काम यह है कि वो किसी न किसी तरह से घुमा फिरा कर बीजेपी की हार को जीत बनाकर पेश कर देता है। 2020 में पहला इलेक्शन दिल्ली राज्य का था। उस समय सीएए और एनआरसी की तहरीक जोरों पर थी। दिल्ली का शाहीन बाग सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था और मुल्क भर में जगह जगह शाहीन बाग लगे हुए थे। प्रधान सेवक का एक मूल मंत्र यह भी है कि आपदा में अवसर यानी मुसीबत में मौका। बीजेपी ने सोचा अच्छा मौका है, दिल्ली की जनता को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर दिल्ली का इलेक्शन जीत लिया जाए। इसलिए अमित शाह ने कहा कि इतनी जोर से ईवीएम का बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। लेकिन रिजल्ट आए तो बीजेपी को झटका लग गया। मोदी, योगी और शाह तीनों को आम आदमी ने झाड़ू से साफ कर दिया। इसके बाद कोरोना आ गया और राजनीति थम गई, बल्कि बंद सी हो गई। सिर्फ टेलीविजन पर मोदी जी के भाषण पर जनता को गुजारा करना पड़ा। लेकिन कोरोना की शुरुआत में जबकि सरकार को जनता के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए था, वो मध्य प्रदेश के अंदर जोड़ तोड़ करके कमलनाथ सरकार गिराने में लगी हुई थी। कांग्रेस के एमएलए को अगवा करके बेंगलुरु ले जाया गया था और रुपयों के जोर से बीजेपी ने दोबारा शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। यही खेल बीजेपी ने राजस्थान में भी खेलने की कोशिश की, मगर उसको नाकामी मिली और अशोक गहलोत की सरकार को वो हटा नहीं सकी। इस तरह कोरोना के जमाने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनता का भला करने के बजाय सियासी जोड़ तोड़ में अपना सारा वक्त खराब कर दिया। उन्हें पार्शियल कामयाबी भी मिली, यानी मध्य प्रदेश में वो जीते और राजस्थान में वो हार गए। कोरोना का कहर कुछ कम हुआ तो बिहार में इलेक्शन की घोषणा कर दी गई। बीजेपी के बारे में सब जानते हैं कि उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। उसने कहा कि हम नीतीश कुमार की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ेंगे और वही चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए और अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए चिराग पासवान को उन पर छोड़ दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ना तो सबसे बड़ी पार्टी बन सकी और ना अपना चीफ मिनिस्टर बना सकी। मजबूरन दिल पे पत्थर रखकर नीतीश को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। अब उन्हें हर रोज परेशान किया जा रहा है ताकि वो खुद ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़कर भाग जाए। बिहार तो खैर एक बड़ा राज्य है, वहां पर प्रधानमंत्री का प्रचार पर जाना समझ में आता है। लेकिन हैदराबाद एक शहर है, वहां की म्युनिसिपल इलेक्शन में होम मिनिस्टर, नेशनल प्रेसिडेंट और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का प्रचार पर आना कुछ अजीब लगता है। मगर शाह, नड्डा और योगी सभी मैदान में कूद पड़े। शाह ने ऐलान किया कि इस बार मेयर हमारा होगा। बीजेपी 4 से 48 पर तो पहुंची, मगर मेयर नहीं बन सका। इस तरह अपना सारा जोर लगाने के बावजूद बीजेपी को हैदराबाद में भी मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव आए, उसमें भी बीजेपी को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ये इलेक्शन टीचर्स और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे। इसमें बीजेपी नागपुर और पुणे समेत 6 में से 5 जगह हार गई और सिर्फ एक पर समाधान करना पड़ा। इसके बाद पीएम की वाराणसी में भी बीजेपी को एमएलसी की दोनों सीटें गंवानी पड़ी। अब राजस्थान के म्युनिसिपल इलेक्शन आए, वहां बीजेपी को पहले ही से अंदाजा हो गया कि यहां हमारी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए
किसी बड़े लीडर को वहां पर प्रचार के लिए भेजा ही नहीं गया। राजस्थान चुनाव का नतीजा बीजेपी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक निकला और वो वहां चारों खाने चित हो गई। कांग्रेस उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा थी, दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार थे और बीजेपी को जनता ने तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। कांग्रेस के 36 और बीजेपी के सिर्फ 12 म्युनिसिपल चेयरमैन बन सके। इसके बाद कश्मीर के डीडीसी इलेक्शन आए। बीजेपी ने इसको 370 हटाने के बाद रेफरेंडम करार दिया, लेकिन बीजेपी का कोई लीडर यानी बीजेपी का कोई बड़ा लीडर वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सका। इसलिए मजबूरन अब्बास नकवी और शहनाज हुसैन को वहां भेजना पड़ा। कश्मीर के रेफरेंडम का फैसला भी 370 के खिलाफ आ गया, क्योंकि वहां पर गुपकार अलायंस को 112 और बीजेपी को सिर्फ 74 सीट हासिल हुई। वादी कश्मीर में तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली, जबकि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस में 36 सीटें जीत ली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर थी, मगर जम्मू के 4 जिले उसने गंवा दिए और पहले जबकि वो सारे जम्मू पे फैली हुई थी, अब 6 जिलों में सिमट के रह गई। इसका साफ मतलब ये है कि इतना कुछ हंगामा करने के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसे नकार दिया, उसे पराजित कर दिया। न सिर्फ वादी के लोगों ने बल्कि जम्मू के लोगों ने भी अपनी नाराजगी बता दी। 112 के मुकाबले 74 का यही अर्थ होता है। कश्मीर के बाद हरियाणा में म्युनिसिपल इलेक्शन हुए। अंबाला, सोनीपत और पंचकुला में मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, यानी वोटर्स ने सीधे सीधे मेयर के लिए वोट दिया। इसमें सिर्फ पंचकुला के अंदर बीजेपी को केवल 2057 वोट के मार्जिन से कामयाबी मिली, लेकिन सोनीपत की सीट पर कांग्रेस ने उसको 13,818 वोट से हरा दिया। अंबाला में भी कांग्रेस की सपोर्टेड जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी कामयाब हो गई। इस तरह 3 में से 1 जगह बीजेपी का मेयर आया, लेकिन 2 जगह उसने गंवा दी। हाँ तो दोस्तों, जाते जाते 2020 हमें ये सबक भी दे गया है कि इलेक्शन जीतकर कोई पार्टी मेजॉरिटी की बुनियाद पर अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो लोग उसके खिलाफ मैदान में आ जाएंगे और उसे झुकना पड़ेगा, जैसा कि किसानों के आगे झुकना पड़ रहा है। खैर, अब 2020 को गुड बाय करने का वक्त आ गया है और आइए 2021 को वेलकम करें। हमारी मुलाकात होगी नए साल में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।